जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना एनसीईआरटी साइंस की एक सीरीज चला रखे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्लास 6 से लेकर के आपके एक सेकंड रुक जाइए ज़रा, 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक जितने भी साइंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सारे चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को सीखते हैं बाइलैंग्वेज वे में, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ये आपकी सीरीज लगभग 55 क्लास इसमें मैं कराऊंगा, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पार्ट इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपना शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों का 17 नंबर तक क्लास हो चुकी है। आज का ये क्लास नंबर आपका 18th है, ठीक है ना। तो इस 18th नंबर की क्लास में आज हम लोग जो सीखने वाले हैं कोयला तथा पेट्रोलियम, यानी कि कोल एंड पेट्रोलियम। वैसे तो ये देखने में आपको आसान लग सकता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक टॉपिक को अपना डिस्कस कर लेते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। चलिए, अगर देखा जाए तो प्रकृति ने हमें बहुत से ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए हैं जिसका ह्यूमन यानी कि मानव हम लोग अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से नेचर ने हमें कई सारे संसाधन भी अवेलेबल कराए हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने डेली लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं उसमें बात करना चाहता हूँ कुछ संसाधनों के, देखिए प्राकृतिक संसाधन आपके हो गए, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं, ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसी के अंदर आपको कोल और पेट्रोलियम को मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और मानव द्वारा उपयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे एक सेकंड रुक जाइए जरा सा, एक सेकंड बस, हाँ ठीक है ना। तो प्राकृतिक संसाधन आप लोग समझ गए क्या होते हैं, जो कि प्रकृति हमें देती है नेचर के द्वारा और उसका हम लोग अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। देखिए जो प्राकृतिक संसाधन है वो ना दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना। एक ऐसे संसाधन जो कि कभी ना कभी इन फ्यूचर खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। और एक ऐसे संसाधन जो जीवन पर्यंत कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहला आपका आता है रिन्यूएबल, ठीक है ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें क्या आपका आता है, रिन्यूएबल का मतलब होता है ऐसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं होते हैं, ठीक है ना। समय के साथ क्या होते हैं, अपडेट रहते हैं और जीवन में कभी खत्म नहीं होंगे, उनका भंडारण कभी खत्म नहीं होने वाला है। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है ना, अक्षय संसाधन बोलते हैं। वैसे हाँ अक्षय बोलेंगे इसको, ठीक है ना, जो कभी क्षय ना हो, कभी खत्म ना हो, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें क्या क्या आता है, देखिए ऐसे संसाधनों में आपका आ जाता है कि अक्षय संसाधन वे होते हैं जिन्हें प्रकृति में फिर से उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है ना, यानी कि रीयूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपकी सनलाइट होगी, सूर्य की ऊर्जा हो गई, हवा हो गया, पानी हो गया, इनका भंडारण दुनिया में कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। तो ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी में है, तो ये आप लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ चलते हैं, इसका दूसरा रूप एक आपका आ जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि ये क्षय नहीं अक्षय दोनों कैसे हो सकता है, ये क्षय संसाधन। क्षय का मतलब, इसका मतलब ये हो गया, नॉन रिन्यूएबल का मतलब हो गया कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनका कि दर बदर रोज का रोज इस्तेमाल करते करते धीरे धीरे वो खत्म हो सकते हैं एक दिन, ठीक है ना। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। इसमें आपके कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैसें हो गई, ठीक है ना। ये सारी कभी ना कभी तो लाइफ में दुनिया में से समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इनका भंडारण जो है वो निश्चित है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है वे होते हैं जिन्हें फिर से उत्पन्न करना कठिन होता है, इन्हें फिर से बनाने में कई मिलियन साल लग जाते हैं, क्योंकि ये जो आज हम लोग जो कोयला और पेट्रोलियम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इनका मैन्युफैक्चरिंग ये जो बने हुए हैं पता नहीं कितने सालों पहले बने हुए हैं, ठीक है ना, कई 100 करोड़ साल पहले के ये बने हुए हैं। इनका प्रोसेस क्या है वो भी हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ऊर्जा है, उसमें हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका आ जाता है कोयला, ठीक है ना। तो कोयले का अगर हम निर्माण की बात करें कि कोयला बनता कैसे, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, ये देखिए एनसीईआरटी की फोटोग्राफ्स है। इस तरीके से आपने ब्लैक कलर का कोयला देखा होगा, जिसका कि कई सारे कामों में हम लोग अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है ना। देखिए अब कोयला का फॉर्मेशन कैसा होता है ये समझ लीजिए
कह रहे कोयला मृत पौधों और पेड़ों से बनता है, ठीक है ना, जो लाखों वर्षों तक मिट्टी के चट्टानों की परतों के नीचे दबे रहते हैं। क्या होता है, लाखों वर्षों पहले जो पेड़ पौधे थे जो गिर गए और उसके ऊपर धीरे धीरे गाद मिट्टी बालू आता गया, तो जो नीचे सबसे पेड़ पौधे थे ना इतने कठोर हो गए, धीरे धीरे ये रूपांतरित हो गए किसमें, कोयले में रूपांतरित हो गए, ठीक है ना। तो ये इनका निर्माण कैसे हुआ ये आपको समझ में आ गया कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था, जो पेड़ पौधे वनस्पतियां थी वो किसी आपदा की वजह से क्या हुई थी, गिर गई थी, उसके ऊपर से धीरे धीरे लेयर्स चढ़ती गई मिट्टी हर चीज की, और वो दब करके इतना सॉलिड हो गए कि धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो गए किस फॉर्म में चले गए, कोयले के फॉर्म में चले गए, ठीक है ना, अत्यधिक ताप और दाब की वजह से, ठीक है। देखिए अगर कई बार होता है ना, अगर इसी कोयले को और अधिक ताप और दाब मिले तो ये फाइनली जाकर के डायमंड बन जाता है, हीरा बन जाता है, ठीक है ना। तो हीरे का निर्माण भी कुछ इसी तरीके से होता है, लेकिन उसको हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग कोयला और पेट्रोलियम की बात करेंगे, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले ये बात बताओ, समझ में आ गया कि कोयला कैसे बनता है। तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था, जो तमाम वनस्पतियां पेड़ पौधे थे वो जमीन के अंदर दब गए और अत्यधिक ताप और दाब की वजह से प्रेशर बढ़ता गया। जब देखिए कहीं भी आप दाब डालते हो ना तो नीचे की चीजें क्या होती जाती है, ठोस होती जाती है, ठीक है। तो वो किस में रूपांतरित हो गए थे, ये कोयले में रूपांतरित हो गए, ठीक है। तो कोयले का निर्माण समझ गए। अच्छा, अब इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, तो देखिए कई जगह के ज़मीनों को खोद करके इसे निकाला जाता है, ठीक है ना, कोयले को खोद करके निकाला जाता है, बोला जाता है ना माइनिंग बोलते हैं उसको, खनन बोला जाता है कोयले का, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। अब देखिए इसमें एक दो बातें और हैं कि कोयले में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले तो ये मैं समझा देता हूँ, फिर कितने प्रकार के कोयले होते हैं उन पर बात करूँगा मैं, ठीक है ना। ये ऊपर हो जाओ, हाँ। तो देखिए कोयले में अगर हम बताएं क्या क्या होता है, तो आपका देखिए कोयले के अंदर कार्बन देखने को मिलता है जो 60 से 95% कोयले के प्रकार पे निर्भर करता है, किस तरह का कोयला है उसके हिसाब से कोयले में कार्बन होता है। लगभग 60 से लेके 95, जितना अधिक कार्बन होता है उतनी अच्छी क्वालिटी का, गुणवत्ता का उसे क्या बोलते हैं, कोयला बोला जाता है। कोयले के अंदर लगभग 2 से 5% आपको हाइड्रोजन देखने को मिलता है, 1 से 15% के बीच में आपको ऑक्सीजन भी देखने को मिलता है, और आपको क्या है कि 5 से 3% जो है ये नाइट्रोजन भी देखने को मिलता है पॉइंट में, और सल्फर जो है 0.5% टू 5.5% की मात्रा में देखने को मिलता है। सल्फर अगर ज़्यादा मात्रा में होता है तो इससे क्या होने लगता है, प्रदूषण बढ़ने लगता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, और कोयले के अंदर ना 5 से 45% के बीच में क्या होती है, राख होती है, ये बात समझ आना चाहिए। और क्या होता है इसके अंदर, लगभग 2 से 30 यानी कि 30% कोयले के अंदर क्या होती है, नमी भी पाया जाता है, मॉइस्चर भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो कोयले के अंदर कोयले का निर्माण कैसे होता है वो समझ गए आप लोग। कोयले के अंदर क्या क्या मुख्य पदार्थ पाए जाते हैं वो मैंने बता दिया। कार्बन पाया जाता है, कुछ मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर पाए जाते हैं, और राख पाई जाती है, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब देखिए, जब अगर मैं बात करता हूं कि जब मान लीजिए, इसको थोड़ा सा और समझाता हूं, जब कोयले का खनन होता है ना तो कोयले से 3 महत्वपूर्ण चीज़ें उसके खनन के टाइम हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कोयले के खनन के टाइम हमें जो चीज़ें मिलती हैं उनका नाम बताओ। पहला आपको जो देखने को मिलता है कोक, ठीक है ना। इसका नाम वो कोक पीने वाला कोक नहीं, ये कोक होता है, कोयले का ही एक रूप होता है। ये क्या होता है, कैसे मिलता है, देखिए साफ साफ ये एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट है। कह रहा है यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ होता है। कोक क्या होता है, कठोर सरंध्र काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, ये कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कोक का उपयोग इस्पात और उद्योग, देखिए कोक क्या होता है, एक तरीके से कोयले का ही, कार्बन का ही शुद्ध रूप होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। तो कोयले के खनन में हमें क्या चीज़ मिलती है, एक तो कोक मिलता है, दूसरे नंबर पे हमें कोलतार मिलता है। कोलतार क्या होता है, एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा पदार्थ होता है। आप लोगों ने तारकोल या कोलतार देखा होगा, इससे क्या होता है, सड़कें वगैरह बनाई जाती है, तो ये आपको समझ गया। तीसरी जो चीज़ मिलती है कि जैसे कोयले की खदान होती है ना, जब उसमें खनन होता है तो उसमें से गैस निकलती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोल गैस भी है, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा, जो टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है वो आपसे पूछेगा कि कोयले के खनन के वक्त मुख्यतः क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, आपको ऑप्शन देगा। तो उसमें आपको क्या पकड़ना है, कोक मिलता है, कोल तार मिलता है, और कोल गैस मिलती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए अब हम यहाँ तक जब आप लोग समझ गए तो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कोयले के प्रकार के बारे में, कि कितने प्रकार के कोयले जो हैं देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए
देखिए टाइप ऑफ कोल की अगर हम बात करते हैं, कोयले के प्रकार, तो देखिए मुख्यतः जो हमें पढ़ने 3 से 4 प्रकार के कोयले के बारे में हमें डिस्कशन करना है, ठीक है ना। पहला सबसे जो आता है कोयला का प्रकार, वो आपका आता है पीट। पीट कोयला क्या होता है, ये कोयला बनने का सबसे पहला चरण होता है, ठीक है। कोयला बनने का सबसे पहला चरण होता है, इसको लो क्वालिटी का भी कोयला बोला जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरा जो आपका होता है वो लिग्नाइट टाइप का होता है, लिग्नाइट कोयला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ये भूरे रंग का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। देखिए क्या होता है ना, जितना अधिक कार्बन होगा कोयले के अंदर उसकी गुणवत्ता उतनी ही अधिक मानी जाती है। तो लिग्नाइट कोयला क्या हो गया, ये भूरे रंग का कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। अपने भारतवर्ष में ये ज़्यादा पाया जाता है लिग्नाइट वाला, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपका जो तीसरे नंबर का कोयला आता है वो आपका होता है बिटुमिनस। ये काले रंग का कोयला होता है जिसमें अधिक कार्बन होता है, ठीक है ना। तो तीसरा कौन सा टाइप हो गया आपका, बिटुमिनस हो गया, ठीक है। इतनी बात याद रखोगे, ये ठीक ठाक लेवल का कोयला होता है। अब सबसे बढ़िया जो कोयला होता है उसका नाम होता है एंथ्रासाइट, ठीक है ना। ये अपने भारतवर्ष में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। ये पाया जाता है थोड़ा बहुत देखने को भारत में कहाँ मिलेगा, आप लोगों को कश्मीर एरिया में देखने को मिलता है, लेकिन इसका खनन हम लोग नहीं करते क्योंकि जो कश्मीर का इलाका है ना वो सुंदरता के लिए जाना जाता है। अगर वहाँ पे खनन काम होगा तो टूरिज्म जो है वो प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे खनन नहीं किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो मिलता है आपको बिटुमिन और लिग्नाइट ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर हमें अपने यहाँ इस्तेमाल करना होता है एंथ्रासाइट तो हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं एंथ्रासाइट को, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोयला, कोयले की क्या है, एंथ्रासाइट कोयले का सबसे उच्च गुणवत्ता का श्रेणी का कोयला माना जाता है, ठीक है ना। तो कोयले के प्रकार आपको पता हो गया, पीट हो गया आपका, लिग्नाइट हो गया आपका, बिटुमिनस हो गया और एंथ्रासाइट हो गया। पूछेगा सबसे गुणवत्ता वाला कोयला का नाम बताओ तो आप लोग क्या नाम बता देंगे कि सर एंथ्रासाइट इज द बेस्ट है, ठीक है ना। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट है, इसमें लगभग 90 से 95 के पास परसेंटेज में कार्बन पाया जाता है, ठीक है ना। इतनी बात आप लोगों को समझ गए। कोयले के खनन के वक्त क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, 3 चीज़ें। एक तो कोल मिलता है, ठीक है ना। कोल क्या होता है, ठोस होता है जो सरंध्र होता है जिसके अंदर, और वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया जाता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। दूसरा आपको कोलतार मिलता है और तीसरा कोल गैस मिलती है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है अच्छी से, ठीक है ना। इतने तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। एक चीज़ याद रखना, जितना अधिक कोयले में कार्बन उतना ही अच्छा कोयला, ठीक है ना। चलो तो कोयला के बारे में एक मोटा मोटा सा ओवरव्यू समझ के, फाउंडेशन बैच है देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि एंथ्रासाइट में कितना % कार्बन फलाना ढिमकाना होता है, उतना नहीं जाना है क्योंकि टीचिंग फील्ड के अकॉर्डिंग इतना एनफ है। अगर आप रेलवे या अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं, बात कर लेते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम क्या होता है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम इसके फॉर्मेशन पे बात करेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है ना। तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, कोयले का निर्माण किससे हुआ था, वनस्पतियों यानी कि किससे, पेड़ पौधों के गलने से, मतलब बहुत दिनों तक दबे रहने से हुआ था, अधिक ताप और दाब से। दूसरी बात आपको क्या याद रख लेनी है कि पेट्रोलियम का निर्माण जो हुआ है वो समुद्री जीवों के अवशेषों से बनता है। पेट्रोलियम कैसे बनता है, समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के अवशेषों से बनता है जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी की सतह के नीचे दबे रहते हैं, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम का निर्माण के लिए आपको ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि पेट्रोलियम का निर्माण पेड़ पौधों के दबे रहने से होता है या समुद्री जीवों से, तो आप लोग क्या कहेंगे, समुद्री जीव जंतुओं से होता है, ठीक है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा अब मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ कि जब पेट्रोलियम हमें पता चल गया कि समुद्र के तल पे मिलता है तो इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी की एक फोटोग्राफ से सबसे पहले ये दिखाऊंगा, उसके बाद समझेंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छा देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं इसके बारे में। देखो पेट्रोलियम जो वर्ड है ना, पेट्रोलियम पेट्रो रसायन से मिल के बना हुआ है, ठीक है ना। पेट्रो का मतलब होता है चट्टान, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चट्टान। पेट्रो का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है ऑयल से है, ठीक है ना, ऑयल से है। तो ये बात याद रखना। तो चट्टानों के नीचे से खोद करके इसे निकाला जाता है, उसी के नाम पे ये पेट्रोलियम बना हुआ है, ठीक है ना। समुद्री जीव जंतुओं के दबे अवशेषों से ये बना हुआ है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, मेजर पोर्शन जो है जहाँ से एग्जामिनर पूछता है आप लोगों से, ठीक है ना। चलिए
देखिए सबसे पहले क्या होता है, कच्चा तेल निकाल करके लाया जाता है। जैसे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पता चला कि ये समुद्री इलाका है, यहाँ पे पेट्रोलियम है। पता चलने के बाद एक यहाँ पे ड्रिल करके कुआं बनाया जाता है, ठीक है ना। जब ये कुआं बनाया जाता है तो पेट्रोलियम की ना कई सारी परतें होती हैं, उससे कई सारी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। तो आपसे एग्जामिनर यही पूछता है कि पेट्रोलियम में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ तैलीय सेल, तैलीय सेल का मतलब होता है जो तेल, इसके जस्ट नीचे आपको तेल मिलेगा, ठीक है ना। तेल के आसपास की सेल होती है, पत्थर चट्टान होती है, ठीक है ना। देखिए सबसे नीचे आप लोगों को क्या मिलेगा, देखिए ये तेल मिला, फिर उसके ऊपर गैस मिलती है, सीएनजी वगैरह, ठीक है। इस तरीके से निकलता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है क्रूड ऑयल, यानी कि कच्चा तेल क्या होता है। देखिए कच्चे तेल की बात करें, वह पेट्रोलियम जो भूमिगत जलाशयों से निकाला जाता है और परिष्कृत नहीं होता है। देखिए जब पहले पहले आप खोद करके पेट्रोल निकालते हो, पेट्रोलियम आता है, पहले निकालेंगे तो इसको सब कुछ एक साथ निकल करके आता है, उसे ही बोला जाता है क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम। उसके बाद इसको ले जा करके एक रिफाइनरी की फैक्ट्री वगैरह लगा करके, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं जिसका इसका जहाँ पे इसका परिष्करण होता है, यानी कि इसको रिफाइंड किया जाता है। रिफाइन करने से मतलब क्या है, कच्चा तेल निकला तो सब कुछ मिक्स था उसमें, ठीक है ना। उसमें डीजल, पेट्रोलियम जो भी चीज़ें थी, एक हमने क्रूड ऑयल निकाल के लाया। उसको जब रिफाइन किया गया तब सारी परतें बनना शुरू हुई कि कितने लेवल तक आपको पेट्रोल देखने को मिल रहा है, कहाँ पे मिट्टी का तेल लिख रहा है, कहाँ डीजल मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को उसके बाद देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझ लो। एग्जामिनर, खासकर अगर मैं टीचिंग एग्जाम्स की बात करूं, तो आपसे पूछता है कि पेट्रोलियम के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो आपको मुख्यतः 7 घटकों के नाम याद रहने चाहिए। कितने घटक के नाम याद रखोगे? 7। उन 7 घटकों में सबसे पहले क्या क्या देखने को मिलता है, ये पूरी लिस्ट है, ठीक है ना। और उसका इस्तेमाल कहाँ होता है वो समझ लीजिए। जैसे पता चल गया कि इस जगह पे पेट्रोलियम है, आपने कुआं खोदा, कच्चा तेल निकाला, उसका शोधन किया। शोधन की कई सारे मेथड्स होते हैं और वो आप लोगों को रिटन एग्जाम में जरूरत होती है, यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछेगा उसमें क्या क्या मिला, तो आप लोग क्या क्या बताओगे? सबसे पहले तो ये बताओगे, एक तो एलपीजी गैस मिलती है, सबसे ऊपर गैस निकल करके आती है, फिर पेट्रोल पाया जाता है, फिर मिट्टी का तेल होता है, फिर डीजल होता है, फिर स्नेहक, उसके जितना नीचे जाते जाते ना, जिसको बोलते हैं कचड़ा निकल रहा है, कचड़े का भी इस्तेमाल हो जाता है। कैसे? स्नेहक, जैसे ग्रीस हो गया, मोबिलाइल हो गया, या हम लोग वैसलीन वगैरह लगाते हैं, वो सारी चीज़ें। तो उसके नीचे पैराफिन मोम मिलता है, सबसे नीचे आपको बिटुमिन मिलता है, ठीक है ना। बच्चे सब कुछ पहचान जाते हैं। आपसे बोल देगा कि बिटुमिन किसका पार्ट है, पेट्रोलियम का पार्ट है या कोयले का, तो बच्चे गलती कर देते हैं, कई बार कोयले में लगा देते हैं कि बिटुमिनस के नाम से जोड़ करके। नहीं, बिटुमिन जो है कोयले का पार्ट हो, सॉरी पेट्रो, देखो मेरे भी दिमाग में वही आ रहा है, बिटुमिन जो है पेट्रोलियम का पार्ट है, ठीक है ना। पेट्रोलियम के शोधन करते वक्त हमें ये देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो 7 नाम याद रखो। क्या क्या? पहले एलपीजी गैस एक तो मिलती है हमें पेट्रोलियम में, दूसरा पेट्रोल मिलता है खुद, तीसरा हमें मिट्टी का तेल मिलता है, चौथा हमें डीजल मिलता है, स्नेहक तेल यानी कि मोबिलाइल या फिर ग्रीस वगैरह मिलते हैं, पैराफिन मोम बनता है, मिलता है, और बिटुमन मिलता है। ये 7 नाम आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। चलिए अब इनका हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल कहाँ होता है उसको समझ लेते हैं। तो एलपीजी का इस्तेमाल तो रोज़ देखते हैं, घरों में खाना बनाने के लिए या छोटे मोटे उद्योगों में भी हम लोग एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? पेट्रोल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हल्की मोटरसाइकिल हो गई, छोटी कार हो गई, बाइकें हो गई, उसमें हम लोग क्या करते हैं? पेट्रोल का इस्तेमाल कर लेते हैं। इतना तो कर लेते हैं, ठीक है। और मिट्टी का तेल कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? स्टोव वगैरह, लैंप वगैरह जलाने में, या जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। डीजल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? डीजल भी मिलता है पेट्रोलियम में। तो भारी वाहन जैसे ट्रक वगैरह हो गया, उसको आप पेट्रोल से नहीं चला सकते, उसे आप लोग डीजल से ही क्या करते हैं? चलाते हैं। खेतों में पंपा सेट वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ों को हम लोग किससे चलाते हैं? डीजल से चलाते हैं। स्नेहक तेल का इस्तेमाल कहाँ होता है? ग्रीस वगैरह बना करके गाड़ियों के बॉल बेयरिंग वगैरह में लगाने के लिए होता है। पैराफिन मोम से क्या बनाते हैं? महक या मोमबत्ती हो गया, या कुछ सुगंधित पदार्थ बनाए जाते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है ना। तीसरा आपका चौथा लास्ट आ जाता है विटामिन। विटामिन से क्या बनता है? ये पेंट एवं सड़कों के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना।
तो आपसे बस इतना कहूँगा कि इसमें ये 7 घटक याद रखना, कौन कौन से घटक हैं, सातों के नाम पता होना चाहिए। लास्ट वाला जरूर याद रहे कि बिटुमेन इसी का पार्ट है, ठीक है ना। इतनी आपसे पूछेगा, अगर इसका इस्तेमाल पूछेगा तो वो तो आसान है, आप लोग डेली लाइफ में रोज देख रहे हैं तो वो वैसे भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो कोयले के घटक मैंने पेट्रोलियम के मुख्य 7 घटक होते हैं, उनका इस्तेमाल बता दिया, ठीक है ना। और कौन सबसे अधिक पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीज़ें समझ गए, किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसका इस्तेमाल देख लिए, अब हम थोड़ा सा कोयला जो पढ़े हैं, कोयले का इस्तेमाल देख लेते हैं कि कोयला इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ठीक है ना। तो कोयले का मुख्यतः एनर्जी के सोर्स के रूप में इस्तेमाल होता है। कैसे, देखिए ऊर्जा स्रोतों में कैसे, इसमें थर्मल पावर प्लांटों में बिजली बनाने के लिए आपको पता है कि बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं। पहले रेलगाड़ियों में भी इस्तेमाल किया जाता था कोयला, आज भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होते हैं कोयले, ठीक है ना। और कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में होता है, सीमेंट गिट्टी बालू ये सब बनाने के उद्योगों में क्या इस्तेमाल किया जाता है, कोयला इस्तेमाल किया जाता है। और कैसा, कुकिंग का आता है आप लोगों के लिए, क्या खाना पकाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे आप लोग देखते होंगे सुबह सुबह मार्केट में निकलते होंगे तो चाय की भट्टी लगी रहती है, तो वो भी कोयले से जलती है, ठीक है ना। तो ये इस्तेमाल तो आप लोग आई थिंक नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए, अच्छा इतना आ गया। अब पेट्रोलियम के इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। वैसे एक बार ओवरव्यू मैंने पेट्रोलियम के अलग अलग पार्टों का इस्तेमाल बता दिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पेट्रोलियम का उपयोग जो होता है, पहला तो फ्यूल के रूप में किया जाता है। कैसे, इसे पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैसें के रूप में निकाल करके क्या करते हैं हम लोग, ईंधन बना लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। देखिए, ईंधन चैप्टर भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें ज्वलन और ईंधन के बारे में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो छोटा चैप्टर हो चाहे बड़ा चैप्टर हो। लगभग अभी तक जो हम पढ़ाते आए हैं वो 55 चैप्टर्स हैं, तो उनका मैं एक पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा। पूरी प्लेलिस्ट पढ़ लेना, फिर किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस कर लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद और कहाँ इस्तेमाल होता है, देखिए प्लास्टिक और रसायन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक क्या होता है, उपयोग प्लास्टिक उर्वरकों और रसायनों में भी किया जाता है पेट्रोलियम का इस्तेमाल, ठीक है ना। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन में आप लोगों को पता है छोटी से बड़ी गाड़ियाँ आजकल पेट्रोल और डीजल पे ही डिपेंड रहती हैं। चलो, यहाँ तक अगर आप समझ गए, तब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोयला और पेट्रोलियम इसका क्या होता है, खनन करके निकाला जाता है। खनन करते वक्त क्या होते हैं, अन्य प्रकार की गैसें भी साथ में निकलती हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पे। तो भाई देखिए, अगर कोयले के अंदर मान लीजिए सल्फर की मात्रा अगर ज़्यादा निकल आई है तो क्या प्रभाव पड़ता है, वायु प्रदूषण हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तमाम प्रभाव हैं, उनको थोड़ा सा हम मद्देनजर देख लेते हैं। पहला प्रभाव इन्वायरमेंट पे क्या पड़ता है इससे, पेट्रोलियम वगैरह से, तो एयर पोल्यूशन पे प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, देखिए वायु प्रदूषण में क्या होता है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कोयला और पेट्रोलियम जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होती है, हानिकारक गैसें निकलती हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, और क्या ये प्रभाव डालते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में भी इनका प्रभाव होता है। कैसे कि CO2 के उत्सर्जन से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन में भी इनका योगदान रहता है। तो ये छोटे छोटे इफेक्ट थे, एनसीईआरटी की बातें थी, इसलिए हमने आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब देखिए, कह रहा है कि कंजर्वेशन इनका कैसे किया जाता है, संरक्षण कैसे किया जाता है, कोयला हो गया या पेट्रोलियम हो गया आपका, ठीक है ना। तो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के फॉर्म में किया जाता है। देखिए, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं इसके बारे में अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में आपके आ जाते हैं सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, कोयला और पेट्रोलियम के स्वच्छ विकल्प माने जाते हैं। तो कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि ठीक है ना, स्वच्छ विकल्प में कौन कौन से आपके आते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब एनर्जी इफिशियंसी एक टॉपिक था ऊर्जा दक्षता को लेकर के, ठीक है ना। ऊर्जा दक्षता क्या होती है, देखिए कह रहा है ऊर्जा का अधिक कुशलता से उपयोग करना और बर्बादी को कम करना कोयले और पेट्रोलियम संसाधनों का संरक्षण कर सकता है, ठीक है ना। ऊर्जा दक्षता का मतलब होता है कि कोई भी मान लीजिए कोयला है, आप उसको पूरी तरीके से कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ठीक है ना, ये बात कहना चाह रहा है, ठीक है। वैसे इसका मुख्यतः जो पार्ट थे वो मैंने डिस्कस कर दिया है अब, और ये थोड़ा सा और है जो आपके एनसीईआरटी में थे, तो टच करना जरूरी है। देखिए, कह रहा है कोयला खनन और पेट्रोलियम निष्कर्षण क्या है।
तो कोल माइनिंग का आप लोगों ने सुना होगा, कोयले का खनन, आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी, एक केजीएफ मूवी आई थी, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कोयले का खनन होता था, माइनिंग बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो कोयले का खनन के क्या कह रहे हैं कि देखिए, कोयला खनन वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी के कोयला निकाला जाता है, पृथ्वी के अंदर क्या होते हैं, जगह बना करके खोद खोद करके कोयला निकाला जाता है। ये थोड़ा सा बहुत टफेस्ट काम होता है, इसमें जो मजदूर काम करते हैं उनको कई तरीके से बीमारियां भी हो जाती है। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड फैक्ट हैं जो आपसे पूछ लेता है कि इससे लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, लंग्स खराब हो जाते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत खतरा रहता है, बहुत रिस्की काम होता है ये, ठीक है ना। और इसको देखिए कई सारे विधियां हैं। पहली विधियां क्या है, खनन की कई विधियां, ओपन कास्ट माइनिंग हो गया, खुला खनन हो गया, ठीक है ना। खुला खनन क्या होता है, सतह से कोयला निकाला जाता है, जैसे कोयला कम गहरे स्थान पर अगर है तो, जैसे अगर मान लीजिए कम स्थान पर है तो ऊपर से ही खोद करके कोयला निकाल लिया जाता है, तो ये तो आसान हो गया। लेकिन कई बार होता है अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, भूमिगत खनन। आप लोग फिल्मों में देखते होंगे कोयले के अंदर गुफा बना करके मजदूर लोग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भूमिगत होता है, ये थोड़ा सा अलग लेवल का रिस्की हो जाता है, ठीक है ना। कोयले को पृथ्वी की गहराई परतों से भी निकाला जाता है। देखिए, ये जो होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत होता है। कई जगह पे देखिए हमारे संसार में ना, अपने हिंदुस्तान में ऐसे कई जगह कोयले की खदान देखने को मिली हैं, लेकिन वो इतनी गहराई पे हैं कि उसको निकालने की नहीं हिम्मत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जितना रिस्क लेकर के निकाला जाएगा, बाद में उसकी मार्केट वैल्यू उतनी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उसको इग्नोर भी कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसलिए हमें पेट्रोलियम और कोयले पर क्या होता है, हमें बचा करके खर्चना चाहिए, और हमें जो पर्यावरणीय आपके जो रिन्यूएबल वाले एनर्जी सोर्स है, जैसे सनलाइट हो गया, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। चलिए मेरा आज गला थोड़ा सा ख़राब है, जिसकी वजह से आवाज़ भी आप लोगों को डाउन लग रही होगी, ठीक है। देखिए अब क्या कह रहा है, पेट्रोलियम का क्या निष्कर्षण पे क्या आ जाते हैं थोड़ा सा। पेट्रोलियम निष्कर्षण वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी से कच्चा तेल निकाला जाता है। तो ये पेट्रोलियम का निष्कर्षण हो गया, या फिर पेट्रोलियम एक्सट्रॉशन बोलते हैं इसको। कैसे निकाला जाता है, कुआं खोद करके, जो आप लोगों के प्रोसेस है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है ना। इसकी भी, इसमें क्या होता है, इसमें बोरवेल बनाया जाता है, बोरिंग कर करके वहाँ से माध्यम से ड्रिलिंग, खुदाई करी जाती है। ये देखिए, पृथ्वी की सतह में छेद करके तेल को जलाशयों तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए कई बार क्या होता है, ये बहुत नीचे कोयला पेट्रोलियम के वो कुएं देखने को मिलते हैं। समुद्र के नीचे खुदाई की जाती है। समुद्र के नीचे खुदाई मतलब समुद्र में खुदाई करके पानी के नीचे तेल निकाला जाता है। तो जैसे समुद्र, ये पानी भरा हुआ है, इसके नीचे ये इसकी सतह आ गई, इसके नीचे पता चलता है पेट्रोलियम है, तो यहाँ से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो जो मध्य एशिया वाले देश है, जैसे आपके इराक, ईरान हो गए, ठीक है, वहाँ पे पेट्रोलियम अधिक मिलता है, ठीक है, क्योंकि उस देश में और कुछ है ही नहीं, पेट्रोलियम के बदौलत उनकी इकोनॉमी चलती है। आप लोग अगर अदर सब्जेक्ट भी थोड़ा पढ़ते होंगे तो ये सब चीज़ें जानते होंगे। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कोल माइनिंग हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, इनसे मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, मानव के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए हकीकत तो ये है कि इसका काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कोल माइनिंग में जो कोयला खदानों में काम करते हैं लोग, वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उनको क्या होता है, लंग्स कैंसर हो जाता है, कोयले सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है, कोयला धूल से श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे अस्थमा हो जाता है, फेफड़े का कैंसर हो जाता है। तो ये कई तरीके के क्या होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। और क्या है, देखिए पेट्रोलियम से स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। कह रहे पेट्रोलियम निष्कर्षण से विषाक्त रसायनों के संपर्क में आकर त्वचा संबंधी विकार और अन्य बीमारियां हो सकती हैं। तो ये तो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये आप लोग अपने, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग आई होप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार अभी फिर से रिवाइज करवा देता हूँ ओवरव्यू, मैंने आप लोगों को क्या क्या सिखाया। ये आपके एनसीईआरटी में ऐसा लिखा रहता है, तो हमने भी लिख लिया है, आपने अभी तक क्या सीखा, ठीक है ना। तो आपने क्या क्या सीखा, पहला ये कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या हो गया कि ये जीव जंतु, पेड़ पौधों से दबे कुचले अवशेषों से मिलकर के बने हैं, ठीक है ना। पहली बात ये सीखा आज के चैप्टर में। दूसरा मैंने आपको क्या सिखाया कि जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों के लाखों वर्षों पूर्व हुआ था, आज नहीं है, ये बहुत पुराना है, ठीक है ना, ये समझ गए। तीसरा आपने क्या बात सीखी कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है, ये कभी ना कभी एंड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता रहना चाहिए, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है ना, इसको फिर से रिन्यू नहीं किया जा सकता। अच्छा, तीसरी बात देखिए, आप लोगों को ये भी बताया, कोक हो गया कोलतार और कोयल गैस है, कोयला गैस जिसको बोलते हैं, कोयले के उत्पाद, प्राप्त उत्पाद से होता है। तो ये मैंने बताया, कोयले का खनन होता है तो क्या क्या निकलता है,
कोक मिलता है, कोल तार मिलता है, कोयला मिलता है। ये आपको सीटेट में कई बार डायरेक्ट पूछ लिया गया है, ठीक है ना। तो तमाम एग्जामों में ये पूछे जाती हैं बातें, ठीक है। और क्या है देख लेते हैं। और आपसे कह रहा है पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल, ये मैंने आप लोगों को सिखाया 7 घटक मुख्यतः होते हैं, ठीक है ना। बिटुमेन भी इसमें जोड़ लेना आप लोग, ये सिखाया था। और क्या सिखाया मैंने वो देख लो। कोयले और पेट्रोलियम के संबंध में सीमित है इसे, अच्छा हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। तो हमें ना इसका सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, बिना वजह के बहुत ज़्यादा नुकसान करके आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम अब बचेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए इतनी बात समझ में आ गया। देखिए आज मेरा एनर्जी लेवल डाउन लग रहा है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि पूरा गला जाम पड़ा हुआ है, आवाज़ भी नहीं निकल रही है, ठीक है ना। फिलहाल अब हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, छोटा सा चैप्टर था। अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर और जो अदर एग्जामों में भी पूछे हुए क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेता हूं, ताकि आप लोगों की पकड़ थोड़ी और मजबूत हो जाए, ठीक है ना। देखिए पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि कोयला किससे बनता है। तो बताइए कोयला किससे बनता है। मरे हुए जानवरों से, मरे हुए पौधों और पेड़ों से, चट्टानों से तो नहीं बनता है, हवा से नहीं बनता है। तो बताइए कोयला बनता है जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे बनता है। जीव जंतुओं से तो हमारा पेट्रोलियम बनता था, तो कोयला और पेट्रोलियम अलग बातें हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा आपका, ये वाला होगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। आवाज़ आ रही है ना, मैं थोड़ा सा और एनर्जी के साथ बोल देता हूँ, थोड़ी सी वीडियो बची हुई है, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है, ठीक है ना। कि जो अक्षय संसाधन नहीं है, कि जो रिन्यू नहीं हो सकता, जो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल की बात कर रहा है। तो नॉन रिन्यूएबल कौन सा हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। तो सूर्य ऊर्जा तो नहीं खत्म होता है, विंड नहीं खत्म होगी, पानी नहीं खत्म होगा आपका, तो क्या हो जाएगा, कोयला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर बता दीजिए जरा। कह रहा है कोयला जलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो बताइए कोयला जब आप जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, ठीक है ना। कोयला को जब आप जलाते हैं तो उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पेट्रोलियम किस जीव के अवशेष से बनता है। पेट्रोलियम बताइए किस जीव से। मैंने बताया ना पेट्रोलियम समुद्री जीव जंतुओं के अवशेषों से बनता है, ठीक है ना। समुद्र के नीचे, सतह के नीचे पाया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है देखिए लार्ज प्लांट से, पेड़ों से तो नहीं बनता है। कह रहा है कि समुद्री जीवों से, हाँ बिल्कुल ये सही है। कह रहा है पक्षियों से नहीं, मिट्टी से तो बिल्कुल नहीं पेट्रोलियम बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर मिल गया। ये देखिए सपोर्टिव क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू, जिससे कि क्या होता है आपका जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया है उस पर एक अच्छी पकड़ बन जाए, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक एक चैप्टर को पूरा अच्छे से देख डालना। इसके बाद आपको साइंस की एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, पूरा एकदम निचोड़ करके मैं पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी, ठीक है ना। अगला 5वें नंबर के क्वेश्चन पे आपसे कह रहा है गहरे भूमिगत से कोयला निकालने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो मैंने बताया था कि कोयला निकालने की 2 विधियां होती हैं। एक खुला विधि होती है, जब सतह के पास कोयला होता है तो ओपन मेथड होता है, ऊपर से ही माइनिंग कर ली जाती है। लेकिन अगर बहुत गहराई पे कोयला है तो हमें अंडरग्राउंड माइनिंग करनी पड़ती है, भूमिगत खनन करना पड़ता है। तो ये वही कह रहे हैं कि ज़्यादा नीचे है तो आपको कौन सा आंसर हो जाएगा, भूमिगत खनन वाला, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से पेट्रोलियम का प्रमुख उपयोग क्या है। भाई पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, क्या बिजली बनाने में। बिजली में तो कोयले का इस्तेमाल होता है। कुकिंग में, खाना बनाने में पेट्रोल थोड़ी लगता है। कह रहा है सबसे ज़्यादा हम लोग देखिए इस्तेमाल करते हैं वाहनों और में ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी चलाते हैं तो भी पेट्रोल डालते हैं, बस ट्रक जहाँ भी है उसमें भी पेट्रोलियम के पार्ट पड़ते हैं। डीजल पड़ जाएगा या तो गैस पड़ जाएगी या सीएनजी पड़ जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। पहले कोशिश किया करिए खुद अपने मन में आंसर कर लिया करिए, फिर उसके बाद जो मैं आंसर बताता हूँ उससे मैच कर लिया करिए, ठीक है। देखिए मेरे आंखें भी बंद हो रही हैं, सॉरी ये सारी बातें कर रहा हूँ आप लोगों से। यहाँ पे देखिए कह रहा है पृथ्वी की सतह के नीचे से कच्चा तेल निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, ड्रिलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम ड्रिलिंग से निकलता है, माइनिंग से तो कोयला निकलता है, कृषि होगा नहीं, पुनर्चक्रण होगा नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन में आपसे कह रहा है
कोयला और पेट्रोलियम के उपयोग से जुड़ी प्रमुख पर्यावरणीय चिंता क्या हो सकती है? बताइए, कोयला और पेट्रोलियम से क्या हो सकता है, प्रदूषण क्या हो सकता है? वायु प्रदूषण देखने को मिल सकता है। ऑप्शन कह रहा है मिट्टी का कटाव, इससे कोई फर्क नहीं होगा। कह रहा है वनों की कटाई, इससे कोई फर्क नहीं होगा। ज्यादा प्रभाव डालता है एयर पोल्यूशन पे, ठीक है ना। चलिए अगला आपसे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। यहां कह रहा है इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको कि फॉसिल फ्यूल के नाम से जाना जाता है, जीवाश्म ईंधन जो जीव जंतुओं के अवशेषों से बने हुए हैं। तो आपका सौर ऊर्जा तो नहीं बना हुआ है, कोयला हाँ बना हुआ है, पवन ऊर्जा नहीं बनी है, विद्युत ऊर्जा नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कोयला हो जाएगा, कोल हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, 2 शब्द तो लिख ही देना ताकि मुझे एनर्जी मिलती रहे और मैं ये 55 डेज की क्लास आप लोगों के लिए अच्छे से करा सकूँ कंप्लीट, ठीक है ना। और 1-2 दोस्तों तक शेयर करोगे तो उससे क्या मेरा मनोबल बढ़ा रहेगा, मैं आप लोगों के लिए ये सारे प्लान जो हैं ये इसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अभी मेरा टारगेट है कि आप लोगों के लिए एक ऐसा ही बैच लेके आऊँ जिसमें पूरी मैथ कंप्लीट करा दूँ आप लोगों की, बिल्कुल बेसिक से, इतना बेसिक आपको कोई पेड क्लास में भी नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 10वें नंबर का क्वेश्चन जरा देखिए, बताइए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन का मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। पेट्रोलियम भी कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैसें भी समाप्त हो सकती हैं, कोयला भी समाप्त हो सकता है। सनलाइट, सूर्य ऊर्जा जो है ये जो होती है ना ये आपका रिन्यूएबल होती है, रोज आज सूर्य ढलेगा कल फिर निकलेगा, ठीक है ना, ये कंडीशन होती है। 10वां हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका लास्ट था 18 चैप्टर हो गया। अगला जो क्लास आपकी आएगी वो क्लास नंबर 19 होगी, जिसमें हम लोग समझेंगे दहन और ज्वाला, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपसे ईंधन के बारे में। ईंधन के कौन सा भाग जहरीला होता है, कौन सा अधिक गर्म होता है, कम होता है, जितने भी एनसीईआरटी के कंटेंट हैं उन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी 2 शब्द लिख करके जरूर जाना, रिक्वेस्ट है इस बात के लिए आप लोगों से, ठीक है। और फिर मिलेंगे आप लोगों से इसी तरीके से आपके अगली क्लास में। एंड थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ, मैं रेस्ट करूँगा, आप लोग इसको कंटिन्यू करिए और 2-4 दोस्तों तक जोड़ करके मेरा हौसला बना के रखिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।